हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका कंप्लीट एमपीजीके की सीरीज में। और आज हमारा ये है एमपीजीके का फोर्थ लेक्चर। इससे पहले हमने एमपी का सामान्य परिचय देखा, जनरल इंट्रोडक्शन देखा, और देन पिछली क्लास से हमने मध्य प्रदेश का भूगोल यानी कि एमपी ज्योग्राफी को स्टार्ट किया है। और एमपी ज्योग्राफी के क्रम में देखेंगे तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। पिछली क्लास में हमने दोस्तों देखा था, सबसे पहले मध्य भारत के पठार को हमने डिस्कस किया था। और मध्य भारत के पठार का ये लॉन्गिट्यूड और ये लैटिट्यूड एक्सटेंशन है कि उसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। और इसके अलावा इसके बारे में जो भी बेसिक जानकारी थी वो सारी हमने पिछले लेक्चर में कवर की थी। और आज जो हमारा लेक्चर है इसमें हमारा जो मेन टारगेट है कि आज हम मालवा के पठार को यानी मालवा प्लेटू और बुंदेलखंड प्लेटू को फिनिश करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज मालवा प्लेटू के बारे में, यानी कि मालवा का पठार। मालवा के पठार के संदर्भ में आप एक ये कोट याद रखेंगे, कथन याद रखेंगे कि इत चंबल उत बेतवा, मालव सीम सुजान, दक्षिण दिशि है नर्मदा, यह मालव पहचान। यानी ये एक जो दो लाइन का ये सेंटेंस है, ये आपको ये बता रहा है कि आखिरकार जो मालवा का लोकेशन है मध्य प्रदेश में वो किस किस ओर है। देखिए, सबसे पहले कहा है इत चंबल उत बेतवा। आपको ये वाली जो रिवर दिख रही है ये है चंबल। हो गया इत चंबल। और ये हो गया उत बेतवा, यानी इस साइड क्या है, बेतवा रिवर है। इत चंबल उत बेतवा, मालव सीम सुजान, दक्षिण दिशि है नर्मदा। दक्षिण यानी कि साउथ में आपको क्या दिख रहा है, ये नर्मदा। ठीक, ये नर्मदा रिवर है। यह मालव पहचान, यही मालवा की पहचान है। इसके अलावा एक स्टेटमेंट और याद रखेंगे कि देश मालव गहन गंभीर, डग डग रूटी पग पग नीर। मतलब यहाँ पर पानी की भी बहुत आयत है, यानी कि यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है इस प्लेटू में। और यहाँ पर अनाज भरपूर मात्रा में होता है। तो इस आधार पर मालवा की ये पहचान आपको देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे ये हमारा सेंटर में रहा मालवा प्लेटू, मालवा का पठार। तो आज हम इसी पठार के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि अगर हम मालवा के प्लेटू का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया देखेंगे तो वो टोटल एमपी का जो ज्योग्राफिकल लैंड उसका 28% है। और अगर हम देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8822 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 88,222 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पे ये फैला हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो हम मध्य उच्च प्रदेश पढ़ रहे थे उसमें सबसे बड़ा जो प्लेटू है वो मालवा का पठार ही माना जाता है। जो 5 प्लेटू हैं जैसा कि आप पिछले देख चुके हैं, देखिए यहाँ पे जो हमने ये डिस्कस किए थे ना मध्य उच्च प्रदेश, इसमें ये जो 5 प्लेटू हैं उनमें सबसे बड़ा जो प्लेटू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा मालवा का पठार। चलिए पढ़ते हैं अब मालवा के पठार के बारे में। इंट्रोडक्शन इसका क्या है, पहले तो हमने इंट्रोडक्शन इस कोट यानी कि कथन के आधार पर शुरू किया। तो अब देख लेते हैं इसको मालवा क्यों कहते हैं। दोस्तों देखिए, मालवा कहने के पीछे भी एक कहानी है, एक लॉजिक है, उसको समझ लेते हैं। कहते हैं कि जो मालव जाति रहती थी, जो कि पंजाब और राजस्थान मूलतः वहां की रहने वाली है, तो जब सिकंदर से युद्ध हुआ तो सिकंदर से हार के कारण अवंती यानी कि उज्जैनी, दशाण यानी कि विदिशा क्षेत्र में आ बसी। ये कह रहे हैं कि जो मालव जाति थी वो पंजाब और राजस्थान में रहती थी। और जब सिकंदर से इनकी पराजय हुई तो ये अवंती उस समय यानी प्राचीन नाम जो उज्जैन का है वो अवंती था, और जो आज का विदिशा उसका प्राचीन नाम दसार्ण था। तो कहते हैं कि अवंती और दसार्ण में आ बसी, और यह पूरा क्षेत्र इन्हीं के निवास स्थान के कारण क्या कहलाया, मालवा। क्या कह रहे हैं, द मालव ट्राइब ओरिजिनली inhabiting पंजाब एंड राजस्थान settled in the अवंती यानी कि उज्जैनी एंड दर्शान यानी कि विदिशा रीजन्स फॉलोइंग देयर डिफीट बाय अलेक्जेंडर, मतलब वही सिकंदर। दिस एंटायर एरिया केम टू बी नोन एज मालवा। तो इस पूरे क्षेत्र को फिर मालवा कहा गया। आपको ये जो पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, ये पूरा जो मालवा का पठार है, ये बेसिकली यहाँ हम कह सकते हैं ये राजस्थान से और पंजाब से पलायन होकर आए हैं जो मालव जाति के लोग, उनके निवास स्थान के कारण इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा, मालवा पड़ा। एक लॉजिक ये रहा। आगे बढ़ते हैं, अब इसकी हम लोकेशन यानी कि अवस्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है। अब ये सारी बातें आपको एक एक से समझनी है, सुननी है ध्यान से, बाकी मैं आपको मैप पे भी इसको समझाऊंगा। और इन्हीं से आप देखेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको बनते हुए नजर आएंगे। मध्य प्रदेश के पश्चिम में स्थित है, जिसके दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है, दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, पश्चिम में अरावली है, और उत्तर में मध्य भारत का पठार है, और उत्तर पूर्व में बुंदेलखंड की उच्च भूमियां हैं, और पूरब में विंध्यन पर्वत श्रृंखला स्थित है।
अब देखिए ये सारे पॉइंट्स आपको मैप में लोकेट करने हैं। सो देखिए ये रहा अपना मैप। अब इसी के बेसिस पर अपन उसको समझ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि पश्चिम में स्थित है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। सो देखो अगर हम डायरेक्शन बना लेते हैं, दिशाएं, तो ये दिशाएं हो जाती हैं, ये रहा नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब देखिए आप देखेंगे मालवा, मालवा कहाँ है? इस ओर पड़ रहा है, तो हम कह सकते हैं ये किस भाग में है? पश्चिम भाग में है। तो पहली जो लाइन लिखी है उसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो मालवा है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, दक्षिण में नर्मदा नदी घाटी है। सो हमने दक्षिण में देखा है मालवा के दक्षिण में क्या है? नर्मदा नदी घाटी है। आगे पढ़ेंगे, दक्षिण पश्चिम में गुजरात। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं गुजरात टू दी साउथ वेस्ट। सो देखिए अगर हम देखेंगे ये दक्षिण हो जाएगा, ये पश्चिम हो जाएगा, तो इन दोनों के बीच में क्या पड़ेगा? दक्षिण पश्चिम। सो ये रहा दक्षिण पश्चिम। तो देखिए यहाँ बॉर्डर जो है, ये बॉर्डर ये है गुजरात का। तो क्या है? दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए पश्चिम में अरावली है। अगर हम प्रॉपर पश्चिमी की बात करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे राजस्थान पड़ता है, तो यहाँ पे आपको एक माउंटेन दिखाई देगा, इसका नाम क्या है? अरावली। सो पश्चिम में क्या हो गया? अरावली हो गया। और क्या कह रहे हैं? यानी कि कह रहे हैं अरावली माउंटेन टू दी वेस्ट। उसके बाद क्या है? सेंट्रल इंडिया प्लेटू टू दी नॉर्थ। आप देखो कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि ये पूरा एरिया, अब यहाँ से देखेंगे, ये जितना मैं यहाँ पे रेड कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा एरिया क्या है? यही तो सेंट्रल इंडिया है, यानी कि मध्य भारत का पठार है। और मध्य भारत का पठार इसके नॉर्थ में हो गया, उत्तर में हो गया, यही यहाँ पे लिखा है कि इस मध्य भारत का पठार इसके उत्तर में है। इसके अलावा बुंदेलखंड प्लेटू टू दी नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए बुंदेलखंड प्लेटू की बात कर लेते हैं। सो ये जो आपको एरिया दिख रहा है यहाँ पे, पेन चेंज करूंगा एक सेकंड, ये वाला एरिया, ये पूरा कैसा है? बुंदेलखंड एरिया है। सो बुंदेलखंड कहाँ हो गया? ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, इन दोनों के बीच में जो पड़ता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है, यानी कि उत्तर पूरब होता है। तो उत्तर पूर्व में क्या है? बुंदेलखंड का प्लेटू है। और अंत में कह रहे हैं तथा पूरब में विंध्यान पर्वत श्रृंखला है। अब यहां से आप देखेंगे तो पूरी विंध्याचल रेंज ऐसी निकल के आती है ये पूरी, तो ये विंध्याचल रेंज हो जाती है, यानी कि इस प्रकार से इसकी लोकेशन हो जाती है। सो याद रखेंगे, सिचुएटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड बॉर्डर्ड बाय द नर्मदा वैली टू द साउथ, गुजरात टू द साउथ वेस्ट एंड अरावली माउंटेन रेंज टू द वेस्ट एंड द सेंट्रल इंडिया प्लेटू टू द नॉर्थ। बुंदेलखंड प्लेटू जो है वो अपलैंड्स हैं वो नॉर्थ ईस्ट में, एंड विंध्यन माउंटेन रेंज जो है वो ईस्ट में है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब इसका निर्माण, फॉर्मेशन किन चट्टानों से हुआ है, किन रॉक से हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। अब देखिए चट्टानों के जो नाम यहाँ पर आएंगे अभी केवल हम आप उनके नामों को याद रखेंगे, क्योंकि ये चट्टानें कैसी होती है, क्रेटेशियस युग क्या होता है, तो इसके लिए टाइमलाइन पढ़नी पड़ेगी, वो हम बाद में कभी देखेंगे। अभी के लिए आपको ये लाइन याद रखना है कि क्रिटेशियस युग के अंतिम चरण में तथा इयोसीन युग के प्रारंभिक चरण में आज से 60 से 68 करोड़ वर्ष पूर्व जो दक्कन ट्रैप है उसकी लावा तथा बेसाल्ट की चट्टानों के स्तरीकरण से इसका निर्माण हुआ है। यानी कि जो लावा निकला और जो लावा फिर ठंडा हुआ, जो बेसाल्ट चट्टानें थी उनके लेयर, ऐसे लेयर जो बने हैं उससे इसका निर्माण हुआ है। सो कह रहे हैं फॉर्म्ड 60 to 68 मिलियन ईयर्स एगो, स्पैनिंग to the late Cretaceous and early Eocene through the stratification of lava and basalt rocks of the Deccan Traps। तो दक्कन ट्रैप की जो लावा और बेसाल्ट की चट्टान है उनसे इसका निर्माण हुआ। और ध्यान रखना जब भी बेसाल्ट चट्टानें होंगी तो वहां की मिट्टी जो होगी वो काली होगी। आगे हम पढ़ेंगे मिट्टियों में, तो यहाँ की जो मिट्टी का रंग होगा वो कैसा होगा? ब्लैक सॉइल होगी। यहाँ पे क्षेत्र हम अभी देख ही चुके हैं कि लगभग 28% भाग पर विस्तृत है और यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्लेटू है। क्षेत्रफल कितना है? 8822 किलोमीटर, नहीं 88,222 किलोमीटर है। सो इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली, सो इट कवर्स approximately 28% of the total area। It is the largest plateau of मध्य प्रदेश। तो अगर सभी प्लेटू, सभी पठारों में अगर हम बात करेंगे सबसे बड़ा पठार कौन सा है, तो मालवा का पठार है दोस्तों। अन्य नाम क्या है? इसको लावा का पठार कहते हैं, गेहूं की डलिया कहते हैं, हड़ौती का पठार कहते हैं। सो क्या कहते हैं? लावा प्लेटू कहते हैं, व्हीट बाउल कहते हैं और हड़ौती प्लेटू भी इसके एक अदर नेम है। उच्चावच यहाँ की टोपोग्राफी देखते हैं।
तो इस पठार की जो ढाल है वो उत्तरमुखी समतल है। कैसी है? इसका जो प्लेटू का जो स्लोप है वो नॉर्थवर्ड स्लोपिंग है। नॉर्थवर्ड यानी कि उत्तर की ओर। इसका प्रमाण क्या है दोस्तों? तो देखिए, मालवा के पठार से इसे चंबल नदी निकल रही है। ये कहाँ जा रही है? नॉर्थ की ओर जा रही है। यहाँ से आप देखेंगे बेतवा, और भी आप देखेंगे यहाँ से क्षिप्रा है, सिंध है, और भी पार्वती है। ये सारी नदियां नॉर्थ की ओर जा रही हैं। और पानी का बहाव कहाँ होता है? जहां ढलान होता है। सो इस वजह से हम कहते हैं कि जो मालवा के पठार का जो स्लोप है वो नॉर्थवर्ड है, उत्तर की ओर है। ठीक। इसके अलावा यहाँ की औसत ऊंचाई, जो एवरेज हाइट है इस पठार की, वो है 550 मीटर, यानी कि 550 मीटर। इसके अलावा इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आप एक्सटेंशन में देखेंगे। 20 डिग्री 17 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट इसका लैटिट्यूड कह सकते हैं हम एक्सटेंशन है। मतलब ऐसे देखेंगे तो 20 डिग्री से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा? 25 डिग्री तक। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट, यानी ये होगा जो एरिया, ये वाला एरिया, ये कहलाएगा 20 डिग्री 17 मिनट से। और कहाँ तक जाना है? यहाँ तक। तो 20 डिग्री 17 मिनट से, तो 20 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ 21, 22, 23 ऐसे आगे बढ़ेंगे। और कहाँ तक जाता है ये? 25 डिग्री 8 मिनट तक। तो कहाँ तक जाएगा? 25 डिग्री 8 मिनट, 25 डिग्री 8 मिनट तक इसका लैटिट्यूड कैसा है? नॉर्थ लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड एक्सटेंशन है इसका, यानी अक्षांशीय विस्तार है। वहीं आप देशांतरीय विस्तार देखोगे तो 74 डिग्री 20 मिनट, यानी 74 डिग्री 20 मिनट से शुरू होता है और 79 डिग्री 20 मिनट तक जाता है। तो 74 20 से शुरू होता है, यानी ऐसा आप देखेंगे तो यहाँ से हो रहा है 74 डिग्री 20 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से। कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक। और ये कितना है हमारा? तो 79 डिग्री 20 मिनट, 79 डिग्री 20 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सो ये इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक्सटेंशन हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, एक नोटेबल पॉइंट और है यहाँ पे कि जो मालवा के पठार जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग है और मालवा के पठार का क्षेत्रफल, इस सेम वही बात रिपीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हाईएस्ट पीक के बारे में, सर्वोच्च चोटी। सर्वोच्च चोटियों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे याद रखेंगे, यहाँ की सर्वोच्च चोटी है सिगार, जो इंदौर जिले में पड़ती है। 881 मीटर, 881 मीटर इसकी हाइट है। सो सिगार पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मालवा प्लेटू, इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसकी हाइट है 8800। सो सिगार पीक जिसकी हाइट है 881 मीटर और ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। इसके अलावा देखेंगे, इसके अतिरिक्त यहाँ पर और अन्य चोटी कौन कौन सी हैं? तो जाना पाव पहाड़ी देखने को मिलेगी जो 854। याद रखेंगे, यही जाना पाव पहाड़ी से निकलती है चंबल रिवर। इसके अलावा धजारी हिल, धजारी की चोटी मिलेगी जो 810 मीटर है। इसके अलावा गोमनपुरी चोटी जो 510 मीटर है। सो जाना पाव एंड धजारी एंड गोमनपुर पीक सभी इंदौर में पड़ती हैं। ये इंदौर के जो महू तहसील है वहां पे देखने को मिलेंगी। अगर आप इसमें जिले देखेंगे तो लगभग 18 जिले मिलेंगे, पूर्णतः या आंशिक रूप से इसमें शामिल है। जैसे कि मुख्य जिलों के नाम याद रखेंगे, इंदौर है इसी में उज्जैन, उज्जैन आ जाएगा, भोपाल, मंदसौर, रतलाम, अशोकनगर, आगर मालवा, देवास, धार, झाबुआ, अलीराजपुर, शाजापुर, विदिशा, गुना, राजगढ़, सीहोर, रायसेन एंड सागर। सो ये सारे मेजर डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं यहाँ के। क्लाइमेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो समशीतोष्ण जलवायु यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। कैसा है यहाँ का? यहाँ का जो है वो टेम्परेट क्लाइमेट है। इट इज नीदर एक्सेसिवली हॉट ड्यूरिंग समर और नॉर एक्सेसिवली कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। मतलब कहते हैं कि जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो इतना प्रॉपर, मतलब इतना समशीतोष्ण है कि यहाँ ना तो ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ज्यादा पड़ती है और ना ही शीत ऋतु में अधिक सर्दी। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पे बना रहता है। इसीलिए इसी वजह से जो फाहियान है, फाहियान ने या इस मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। फाहियान डिस्क्राइब द क्लाइमेट ऑफ मालवा इज एक्सीलेंट। ठीक। तो मालवा की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसने कहा है? फाहियान ने कहा है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। सो दोस्तों, ये मालवा के प्लेटू के बारे में हमने कुछ पॉइंट डिस्कस किए। बाकी आप ध्यान रखेंगे, ये हम पढ़ रहे हैं, इतना इतना इसका एक्सटेंशन है। उत्तर में हमने बताया था मध्य भारत का पठार है, इधर अरावली हिल है, यहाँ अरावली की पहाड़ी है। यहाँ आप देखेंगे गुजरात लगा हुआ है यहीं से इसके। दक्षिण में नर्मदा नदी बह रही है, नर्मदा नदी बह रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बुंदेलखंड प्लेटू है, बुंदेलखंड का पठार है। यहाँ विंध्याचल पर्वत रेंज, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ जाती है। ठीक है। 88,222 किलोमीटर, 88,222 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है वो टोटल एरिया है।
है ना, जो लगभग 28% आपको देखने को मिल जाएगा। देखेंगे यहाँ पे हमने देखा था जो लगभग 28% आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हमने देखा था कि इसका नाम मालवा क्यों पड़ा है, तो मालव ट्राइब थी जो सिकंदर से हार के बाद पंजाब और राजस्थान से विस्थापित होकर इस क्षेत्र में बसती हैं, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। दूसरा आप देखेंगे यहाँ की जो चट्टानें हैं वो बेसिकली या तो आप बोल सकते हैं लावा की रॉक है, या इसके आप बोल सकते हैं बेसाल्ट की चट्टानें, बेसाल्ट चट्टानें हैं, इसलिए इसको लावा पठार बोलते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे इसका एक की पॉइंट कि इसको गेहूं की डलिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर गेहूं सबसे ज्यादा होता है। फिर यहाँ की कुछ हाईएस्ट पीक अगर देखेंगे तो मालवा के पठार की जो सर्वोच्च चोटी है, चोटी का नाम याद रखेंगे, क्या नाम है, शिगार। शिगार चोटी है। इसकी हाइट भी याद रखेंगे 881 मीटर, 881 मीटर शिगार की जो है वो हाइट है। इसके अलावा अन्य चोटियां भी यहाँ पे है। और यहाँ का जो क्लाइमेट है मालवा का, अगर हम क्लाइमेट की बात कर लेते हैं, जलवायु की बात कर लेते हैं, सो कैसी है, सम शीतोष्ण। सम शीतोष्ण यानी टेम्परेट क्लाइमेट है, सम शीतोष्ण जलवायु है। ना ज्यादा गर्मी पड़ेगी और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ेगी, इसलिए फाहियान ने इसको एक्सीलेंट क्लाइमेट कहा है, वर्ल्ड का विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा है। आई होप ये सारे पॉइंट आपको क्लियर होंगे। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ के वर्षा की। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, रेन। रेन के बारे में तो आप देखेंगे एमपीपीएससी और एमपी के एग्जाम में अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पश्चिमी भाग में औसतन वर्षा होती है 50 से 75 सेंटीमीटर, और पूर्वी भाग में होती है 75 से 100 सेंटीमीटर। रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल अप्रोक्सीमेटली 50 to 70 75 सेंटीमीटर इन वेस्टर्न पार्ट होता है, और 75 to 100 सेंटीमीटर। देखो, जैसे मान लीजिए ये हमने देखा था, ये पूरा मालवा का एरिया हो गया इतना, ठीक है। अभी वो क्या कह रहा है, अभी कह रहा है कि इसके ना पश्चिमी भाग में कितना होता है, 50 to 75, यानी ये वेस्टर्न पार्ट हो गया, तो यहाँ हो रहा है 50 to 75 सेंटीमीटर, और कह रहा है पूर्वी भाग में हो रहा है 75 to 100 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मालवा के पठार में पूरब से पश्चिम की ओर जाने पर, यानी ईस्ट से वेस्ट की ओर जाने पर रेनफॉल में क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, डिक्रीज। यानी रेनफॉल की जो अमाउंट है, वर्षा की जो मात्रा है, वो क्या हो रही है, घट रही है, 75। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, अगर हम मालवा के प्लेटू में वेस्ट से ईस्ट की ओर जाते हैं तो सेम रेनफॉल का जो अमाउंट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वर्षा की मात्रा है जो वो बढ़ जाती है। ये की पॉइंट है। आप देखेंगे एमपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी कि नॉर्थ से साउथ की ओर जाने पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या परिवर्तन होता है। बात कर लेते हैं अब यहाँ की सॉइल की। तो मैंने अभी बताया था, अगर बेसाल्ट चट्टान है तो आपको मिट्टी ऑटोमेटिक याद रख लेना है काली। अब काली और गहरी काली बात एक ही है। काली मृदा को ही कपाशी मृदा कहते हैं। यहाँ मिट्टी कपाशी मृदा, क्योंकि यहाँ पर कपास की खेती के लिए मिट्टी उपयुक्त होती है। सॉइल ब्लैक सॉइल या डीप ब्लैक सॉइल, जिसको अपन कॉटन सॉइल यानी कि कपाशी मृदा भी कहते हैं। नदियों की तो बात ही क्या करें, यहाँ से चंबल, छिप्रा, छिप्रा को हम बोलते हैं मालवा की गंगा, खान, पार्वती, काली सिंध, बेतवा, माही। माही इंपॉर्टेंट रिवर है, बिकॉज ये ना कर्क रेखा को, यानी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसको 2 बार इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है। अभी आपको ये ध्यान रखना है, रिवर्स तो हम रिवर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे ही, लेकिन ये जो रिवर हैं ये मेनली आपके मालवा प्लेटू में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कहते हैं जो मालवा का पठार है वो नर्मदा और चंबल नदी के मध्य जल विभाजक, इस बात को समझ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैंने आपको बताया था कि एक रिवर है अपनी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर यहाँ अमरकंटक आप देखेंगे, अमरकंटक से निकलती है, माई की बगिया है वहीं पे, है ना, तो वहां से ये नर्मदा रिवर है अपना। तो ये कौन सा हो गया, नर्मदा। और मैंने आपको बताया जो इंदौर की महू तहसील है, जाना पाव पहाड़ी, वहां से निकलती है चंबल, और चंबल इस प्रकार से जाती है फिर राजस्थान होती हुई यहाँ आपका श्योपुर, भिंड, मुरैना होती हुई भिंड कैटेगरी जिले में, और फिर यहाँ जाके ये मिल जाती है किसमें, यहाँ से गंगा की एक सहायक है यमुना, यमुना में जाके चंबल अपना जो है वो जल छोड़ देती है। अब इन दोनों ही रिवर्स के बीच में आप देखेंगे ये एरिया पूरा किसका है, ये पूरा एरिया है मालवा प्लेटू का। पूरा एरिया किसका है ये, मालवा प्लेटू का। मालवा प्लेटू ने क्या किया, ये जो चंबल रिवर है ये है चंबल, चंबल रिवर, और ये है नर्मदा रिवर, दोनों के बीच में क्या बन गया, ये मध्य जल विभाजक का काम कर दिया, यानी कि वाटर शेड का काम कर दिया किसने, ये क्या बन गया, यही बन गया है वाटर, वाटर शेड। वाटर शेड को हिंदी में क्या कहेंगे, जल विभाजक, जल विभाजक। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए
चंबल और नर्मदा के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन करता है? तो आपको आसानी से आंसर दे देना है, मालवा का पठार, मालवा प्लेटू। सो मालवा प्लेटू एक्ट्स एज कैसा, एज वाटर सेट बिटवीन द नर्मदा एंड चंबल रिवर। क्लियर है? बात कर लेते हैं फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट की यहाँ पे जो है ना कमी होगी, क्यों होगी? तो मैंने आपको बताया जो अमाउंट है वर्षा का वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सो पश्चिमी भाग में वनों का लगभग अभाव है। क्यों अभाव है? क्योंकि पश्चिमी भाग में वर्षा भी तो 50 से 75 सेंटीमीटर हो रहा है, किंतु कुछ भाग में, अब देखो जहां वर्षा कम होगा वहां कौन मिलेगा? वहां मिलेगा बबूल, वहां मिलेगा खैर, वहां मिलेगा खेजड़ी, कटीले वन। कहने का मतलब है जहां वर्षा कम होती है वहां कटीले वन होते हैं। ये हर जगह ह्यूमन लाइफ पे भी ये लागू होता है कि अगर आपके अंदर ना त्याग नहीं है, समर्पण नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, तो आप कांटे के समान हो। कटीले वन। पूर्वी भागों में आपको मिलेगा सागौन, साल और तेंदुपत्ता, क्योंकि पूर्वी भागों में थोड़ा बहुत वर्षा ज्यादा होता है। सो ये यहाँ के फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट में अपन कह सकते हैं कि ये कैसा है? सो लिखा है फॉरेस्ट आर लार्जली एब्सेंट इन द वेस्टर्न रीजन, हाउएवर थ्रोनी वेजिटेशन, मतलब वही कटीले वन सच एस बबूल, खैर, खेजड़ी फाउंड इन सम पार्ट्स, while forest featuring tree like teak यानी कि सागौन, साल और तेंदू लीफ, ये मिलते हैं आपको ईस्टर्न रीजन में। सो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये उद्योग की दृष्टि से तो मालवा का कहना ही क्या है ना? तो उद्योग, खनिज संपदा और वन संपदा की दृष्टि से गरीब होने के बावजूद भी, क्योंकि यहाँ कोई मिनरल्स तो है नहीं है, उसके बावजूद भी औद्योगिक रूप से यह पठार संपन्न है। क्यों संपन्न है? उसका रीजन है वो अपन आगे देखेंगे। अभी के लिए आपको बस ये समझना है कि यहाँ पर आपको ना उद्योग पर्याप्त मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है? डिस्पाइट बीइंग पुअर इन मिनरल्स एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, दिस प्लेटू इज इंडस्ट्रियली कैसा है? प्रॉस्पिरियस, मतलब संपन्न है। अब क्यों संपन्न है तो मैंने आपको बताया, वो रीजन अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सब समझते चलेंगे। अभी के लिए अब समझते हैं आगे। देखिए यहाँ पर कुछ औद्योगिक केंद्र हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हैं। जैसे औद्योगिक केंद्र पीथमपुर, ये तो आप सब जानते हैं, इसको डेट्राइट कहते हैं इंडिया का। पीथमपुर ये कहाँ है? धार जिले में है। ये धार कहाँ पड़ता है? ये मालवा इस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा मंडीदीप, मंडीदीप रायसेन में देखने को मिलेगा। पीलूखेड़ी राजगढ़ में, लटेरी विदिशा में, सांवेर इंदौर में, मेघनगर झाबुआ में, नागदा उज्जैन में और मक्सी शाजापुर में। ये तो हो गए प्रमुख औद्योगिक केंद्र। और कौन कौन से कॉम्प्लेक्स यहाँ पे है? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, जेम्स एंड ज्वेलरी कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इंदौर में है, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स इंदौर में, स्टेनलेस स्टील सागर में, भेल भोपाल में और आईटी पार्क इंदौर में। आप देखेंगे दो चार को छोड़ दो बाकी सारे कॉम्प्लेक्स तो इंदौर में ही बसे हुए हैं। सो यहाँ पे एक तो औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल सेंटर बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और साथ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स। ठीक, देखो यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं मालवा का आर्थिक महत्व समझ लो पहले। यहाँ फसल आपको सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार, मूंगफली देखने को मिल जाएगी। सोयाबीन, कॉटन, वीट, सरगम यानी कि ज्वार एंड ग्राउंडनट। मालवा के पठारों को गेहूं की डलिया कहते हैं, क्योंकि गेहूं का उत्पादन यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है, तो वीट बाउल कहते हैं। दूसरा खनिज यहाँ पे एस्बेस्टस, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट, स्लेट, ये सब। स्लेट तो आपको मंदसौर, मंदसौर इज अ फेमस फॉर स्लेट, ये ध्यान रखिएगा। सो क्या क्या मिलेगा? एस्बेस्टस मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, रॉक फॉस्फेट मिलेगा, इसके अलावा स्लेट, स्लेट के लिए फेमस है मंदसौर। इंडस्ट्रियल अभी बताया पीथमपुर धार, धार में जो पीथमपुर उसको भारत का डेट्राइट कहते हैं, डेट्राइट ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके अलावा मेघनगर, मेघनगर मिलेगा झाबुआ में। इसके अलावा जग्गा खेड़ी, जग्गा खेड़ी कहाँ पर है? मंदसौर में है। मंडीदीप अभी मैंने बताया आपको रायसेन में स्थित है मंडीदीप। इसके अलावा माक्सी जो शाजापुर में है, पीलू खेड़ी राजगढ़ में है। उद्योग, उद्योग में आप देखो कृत्रिम रेशा उद्योग आपको नागदा में देखने को मिलेगा। सो नागदा हमने यहाँ पे भी देखा है। नागदा कहाँ पर पड़ता है? नागदा पड़ता है उज्जैन में। क्लियर है? दूसरा सूती वस्त्र उद्योग इंदौर में, स्टेनलेस स्टील सागर में, शुगर मिल जो वरलाई सबसे पहले खोआ गया था देवास सीहोर में, फूड पार्क खरगोन में देखने को मिलेगा। दाल मिल, वनस्पति घी, पोषण आहार संयंत्र भोपाल में, बीएचईएल यानी कि वेल ऑप्टिकल फाइबर कारखाना जो मंडीदीप में है, लेदर कॉम्प्लेक्स देवास में है, और बैंक नोट प्रेस महू में, छता महू में छाता उद्योग एंड टिश्यू पेपर, ये देवास में। ध्यान रखना लेदर कॉम्प्लेक्स के साथ साथ जो बैंक नोट प्रेस है वो भी आपको देवास में देखने को मिलेगा। महू में छाता उद्योग एंड टिश्यू पेपर कारखाना भी आपको देखने को मिलेगा। सो अम्ब्रेला इंडस्ट्री, टिश्यू पेपर फैक्ट्री, इसके अलावा बैंक नोट प्रेस है ना, लेदर कॉम्प्लेक्स, ये सारी की सारी चीजें कहाँ भरी पड़ी हैं? सारी की सारी चीजें ये मालवा क्षेत्र में, क्योंकि ये सारे जिले मालवा में ही पड़ते हैं। और चूंकि इंदौर
में सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा काम होता है, तो सूती वस्त्र के कारण इसको मध्य प्रदेश का मैनचेस्टर कहते हैं। मिनी बॉम्बे कहते हैं इंदौर को, तो मिनी बॉम्बे, तो मैनचेस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कहते हैं। इसके अलावा मिनी बॉम्बे, तो मिनी बॉम्बे जब कहते हैं वो अपन पढ़ेंगे जब इंडस्ट्री पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की, वहां पे। पर्यटन के क्षेत्र में देख लो पहले ये, पर्यटन की दृष्टि से मालवा का पठार अन्य पठारों की दृष्टि से संपन्न है। यहाँ पर बहुत सारे आप कह सकते हैं पर्यटन के स्थान देखने को मिल जाएंगे। क्यों देखने को मिल जाएंगे टूरिज्म? सो देखो क्या क्या है, हम देखते हैं कि पहले पर्यटन स्थल, यहाँ पे देखना पर्यटन स्थल, यहाँ पे उनकी स्थिति, अगेन यहाँ पे पर्यटन स्थल उनकी स्थिति, ऐसे अपन एक लाइन खींच देते हैं इनके बीच में, ये ऐसा हो गया, एक ऐसा। तो ये तीन कैटेगरी। महाकालेश्वर मंदिर बाबा भोलेनाथ उज्जैन में देखने को मिलेंगे। ताजुल मस्जिद भोपाल में है। गोम्मटगिरी इंदौर में है। पुष्पागिरी देवास में। कायथा उज्जैन में है। भृतहरि की गुफाएं भृतहरि केव्स उज्जैन में है। उदयगिरी केव्स विदिशा में है। एंड बाग केव्स धार में है, घूमने के लिए जाइए। सांची रायसेन में है। मांडू धार में मिलेगा। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ स्थल है विच इज वेरी फेमस, ये धार में है। एंड भीमबेटका, अरे भीमबेटका तो भाई आप देखो ही क्या, यहाँ की जो केव पेंटिंग है ना वो वर्ल्ड फेमस है। सो ये रायसेन में स्थित है। तो ये पर्यटन स्थल और उनकी स्थिति हो जाती है। क्लियर है? यहाँ पे भी देख लो मांडू, मांडू का किला आप पढ़ोगे ना, बाज बहादुर इन सब की बात तो धार में मिलेगा। उज्जैन, सांची, सांची रायसेन में है भाई। भोजपुर भीमबेटका, उदयगिरी की गुफाएं, पाताल पानी जलप्रपात, पशुपतिनाथ मंदिर, अरे भाई ये तो भूल ही गया, मंदसौर का जो पशुपतिनाथ मंदिर है। एक तो पशुपतिनाथ मंदिर आपको मिलेगा नेपाल में, एक पशुपतिनाथ अपने यहाँ मध्य प्रदेश में मंदसौर में देखने को मिलेगा। इसके अलावा खजराना मंदिर, गोम्मटगिरी, रालामंडल अभ्यारण्य, जो रालामंडल सेंचुरी है वो भी देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में। सो ये इसका आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व के साथ साथ हम देख लेते हैं इसका सांस्कृतिक महत्व, यानी कि मालवा का जो कल्चरल लैंडस्केप है वो भी देख लेते हैं, मालवा का सांस्कृतिक परिदृश्य। तो चूंकि इसका जो बॉर्डर है ना अपने मध्य प्रदेश का, वो बॉर्डर लगा हुआ है राजस्थान से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, तो इन सभी संस्कृतियों की झलक जो है वो आपको मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में देखने को मिलेगी। सो रिफ्लेक्ट्स द कल्चर ऑफ राजस्थान, महाराष्ट्र एंड गुजरात। अब जैसे यहाँ की जनजाति, तो जो यहाँ की मुख्य जनजाति वो है भील। सो द प्राइमरली आप याद रखेंगे भील ट्राइब है इस क्षेत्र में। अब यहाँ पे लोक नाट्य है, जो फोक थिएटर है यहाँ के, वो कौन कौन से हैं? सो माच, माच तो आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश का, हमने पहली क्लास में डिस्कस भी किया है कि जो है ना स्टेट का ही हम कह सकते हैं, स्टेट हमारा ड्रामा हो सकता है ये। इसके अलावा भगोरिया, भगोरिया एक भील जनजाति का एक त्योहार है, एक पर्व है ये। इसके अलावा गणगौर और गरबा। अब गरबा गुजरात, तो गुजरात का कल्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम फोक डांस की बात कर लेते हैं, लोक नृत्य की, तो यहाँ पे मटकी, आड़ा खाड़ा, रजबाड़ी, भगोरिया, ये हम पढ़ेंगे जब हम मध्य प्रदेश का कल्चर पढ़ रहे होंगे। क्योंकि कल्चर का कुछ पार्ट यहाँ पे हम देखते चल रहे हैं हर एक प्लेटू में, सो वो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आड़ा खाड़ा नृत्य क्या होता है, रजवाड़ी क्या होता है, भगोरिया क्या होता है, मटकी में क्या होता है, मटकी कब किया जाता है, कौन सा ऐसा फेस्टिवल होता है जब मटकी को परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा लोक गायन, फोक सॉन्ग की बात करते हैं, सो संजा गीत, ये संजा गीत जैसे आप देखेंगे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड साइड आप देखेंगे, जो अब मतलब संजा गीत में क्या होता है, शाम के समय पितृ पक्ष में ये गीत गाए जाते हैं, जैसे अपने यहाँ सुवाटा वगैरह होता है, आपने सुना होगा उसी प्रकार से। इसके अलावा आप देखेंगे भरथरी, हीड़ गायन, तेजाजी का गायन, तेजाजी, बरसाती वार्ता, ये सारे वहाँ के फेमस लोक गायन है। लोक चित्रकला में यहाँ की फेमस है मांडना, मांडना से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा चित्रावन, मांडना एंड चित्रावन आर द फोक पेंटिंग ऑफ दिस रीजन। शिल्प कला में देखेंगे, क्राफ्ट में क्या क्या यहाँ पे, पुंजादरी यहाँ पे बनाई जाती है, गुड़िया शिल्प कला यहाँ की फेमस है, तीर धनुष कला जो भील जनजाति द्वारा है, बाघ शिल्प यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, छिपा शिल्प इससे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, भैरवगढ़ प्रिंट, नंदना प्रिंट नीमच में, ये भी प्रश्न ये सारे इंपॉर्टेंट है भाई, सबको आपको याद रखना है। बाकी हम जब पढ़ेंगे ये पेंटिंग तो वहां पे देखेंगे। सो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारा मालवा प्लेटू फिनिश हुआ। अभी आज के लेक्चर का जो सेकंड उद्देश्य है वो है बुंदेलखंड प्लेटू। सो हम बुंदेलखंड प्लेटू को भी फिनिश करेंगे। स्टार्ट करते हैं बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेटू। इसमें भी वही स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? इत यमुना उत बेतवा, इत चंबल उत टोंस, छत्रसाल से लरन को रही न काहू होंस। क्या कह रहे हैं? देखो स्टेटमेंट में भी पूरा बुंदेलखंड का बखान कर दिया 2 लाइनों में। क्या कहना है? अब इंग्लिश का तो इसमें पूरा मर्म खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी समझ, विद द यमुना एंड बेतवा ऑन वन साइड एंड द चंबल एंड टॉन्स ऑन द अदर साइड, यानी एक साइड है यमुना और बेतवा और एक साइड है चंबल और टॉस।
नो वन डेयर्ड टू चैलेंज छत्रसाल इन बैटल, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो छत्रसाल को चुनौती दे सके। तो ये बुंदेलखंड की पहचान है। सो पढ़ लेते हैं। प्रदेश के उत्तर में स्थित है। अभी मैंने आपको बताया मैप आपको याद रखना है। मैप अगर आप भूल जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपसे स्लिप हो जाएंगी। सो अपन उतना ही मैप बना लेते हैं। ये वाला एरिया जो अपना मध्य प्रदेश में पड़ता है, बुंदेलखंड वाला एरिया। ठीक, तो इतना एरिया अपन ने ड्रॉ कर लिया ये मैप में से। अभी बुंदेलखंड कहाँ पे है? बुंदेलखंड शुरू होता है यहाँ से और यूं जाएगा ये छतरपुर, पन्ना वगैरह सब, ये बुंदेलखंड है। तो क्या कह रहे हैं? यमुना और बेतवा है। इत यमुना उत बेतवा, उत चंबल उत टोंस। तो चंबल तो मैंने आपको बताया ही था। चंबल कहाँ से आ रही है? ये चंबल ही तो जा रही है, यहाँ चंबल मिल रही है। चंबल का भी डायग्राम अपन ने बनाया था। तो यहाँ से कौन जा रही है? चंबल। चंबल मिल रही है यमुना में, तो ये कौन जा रही है? ये यमुना जा रही है। दिस इज यमुना, दिस इज चंबल। चंबल हो गया। अभी क्या कह रहे हैं? तो इत यमुना उत बेतवा इत चंबल उत टोंस। तो चंबल, यमुना, इधर मैंने आपको बताया था यहाँ से एक नदी निकल रही है, बेतवा भैया, बेतवा। और बेतवा के बाद यहाँ आप देखोगे तो यहाँ से आपको दिखाई देगी एक और रिवर जिसका नाम है टॉन्स रिवर। सो ये हो गई टॉन्स रिवर। तो अब आप देख लीजिए, इन सब के ही बीच में तो है अपना बुंदेलखंड रीजन। तो उत्तर में स्थित यह पठार तो मध्य प्रदेश के उत्तर में है। डायरेक्शन देख लो, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो उत्तर में ही तो है भाई। बुंदेलखंड कहाँ है? यहाँ। तो ये नॉर्थ में हो गया। इसके अलावा भूगर्भिक संरचना के साथ विशेष संस्कृति के लिए जाना जाता है, वो आगे देखेंगे। बुंदेला शासकों के शासन के कारण इस क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड। भाई वहां देखा था कि मालवा क्यों पड़ा, यहाँ देखा कि बुंदेलखंड क्यों पड़ा। क्योंकि यहाँ पर बुंदेला शासकों ने शासन किया है, रूल किया है। सो दैट्स व्हाई दिस रीजन इज नोन एज बुंदेलखंड। ठीक, सो पढ़ लेते हैं। सिचुएटेड इन दी northern part of the state and this plateau is known for its unique geological structure as well as distinctive culture. The region derives its name बुंदेलखंड from the rule of the बुंदेला kings. अब इसका विस्तार तो पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब है, मान लीजिए ये बुंदेलखंड है। ठीक, तो अगर हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप समझ जाया करो। लैटिट्यूड का मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे जो ग्लोब पर। ये काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है, वास्तविकता में नहीं होती हैं। ये सिर्फ अध्ययन की दृष्टि को सुविधा के रूप में कन्वर्ट करने के लिए बनाए गए। सो ऐसे आप जाओगे, ये हो गए लॉन्गिट्यूड, ये देशांतर। अभी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार अगर हम इनका देखते हैं तो कह रहे हैं कि एक तो इसमें लिखा कहाँ गया है, ये तो इधर लिखा मैंने शायद। कहाँ लिखा है? ये लिखा है, ये देखिए, 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट अक्षांश में। 24 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 22 मिनट। तो लिख लेते हैं यहाँ पे। कह रहे हैं कि 24 डिग्री 6 मिनट से कहाँ तक जा रहे हैं? 26 डिग्री तक। ठीक, 24 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 22, 26 डिग्री 22 मिनट तक, यानी 06 लगाएंगे, आप याद रखिए। इसके अलावा देशांतरी विस्तार देखिए, 77 से लेके 51, यानी 77 डिग्री 51 मिनट से। कहाँ से? 77 डिग्री 51 मिनट। तो यहाँ क्या होगा? ये होगा 77 डिग्री 51 मिनट का ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और यहाँ से ये कहाँ तक जा रहा है? 80 डिग्री 20 मिनट, 80 डिग्री 20 मिनट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 80 डिग्री 20 मिनट तक। तो यहाँ पे गया ये 80 डिग्री और 20 मिनट तक यहाँ पे गया है। सो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन हो जाता है इसका, और ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो जाता है। क्लियर है? मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए यहाँ पे, ये मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड रीजन है। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्गिट्यूड हो गया, और यहाँ से यहाँ तक इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हो गया, और ये बीच में बना है हमारा बुंदेलखंड का पठार। चलिए पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो अब देखिए, मध्य भारत, यहाँ पे मध्य भारत नहीं, मध्य उच्च प्रदेश आएगा, सेंट्रल हाईलैंड। यहाँ पे क्या लिखना है? मध्य उच्च प्रदेश। उस मध्य उच्च प्रदेश के पठार का जो है वो 23,733 किलोमीटर जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड का पठार जो है वो कवर करता है। यानी मध्य उच्च प्रदेश के 7.7% भाग को कवर करता है हमारा बुंदेलखंड का पठार। जिले कौन कौन से हैं? पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, सागर, अशोकनगर, दतिया, भिंड, ग्वालियर, शिवपुरी का आंशिक भाग, ये आ जाते हैं इसमें। सो देख लीजिए आप एक बार, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में। यहाँ आप देखेंगे ये है हिस्सा भिंड का,
ये पड़ता है दतिया, ठीक है, थोड़ा बहुत ये बीच में वैसे ग्वालियर है। ये शिवपुरी है, शिवपुरी का कुछ भाग पड़ता है। शिवपुरी के बाद ये अशोकनगर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ गुना हो जाएगा। अशोकनगर के बाद ये सागर है, ये दमोह हो गया। दमोह के बाद आप देखेंगे यहाँ पे दो हिस्से अपन इसको कवर करेंगे। एक तो ये है टीकमगढ़, ये है निवाड़ी, ये है छतरपुर, ये है पन्ना, पन्ना, ये है यहाँ पे रीवा। पन्ना सतना है, ये सतना। तो इस प्रकार से ये सारे जिले किसके अंतर्गत आ जाते हैं? बुंदेलखंड के प्लेटू के भीतर शामिल है। सो ये जिले हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो बुंदेलखंड का पठार जो है तीन और अर्धचंद्राकार पन्ना श्रेणी, बिजावर श्रेणी और नरहट स्कार्प या चंदेरी पाट से घिरा हुआ है। यहाँ पे भी देख लीजिए उसको एक बार। कह रहे हैं कि जो पश्चिम में मध्य भारत का पठार है, उत्तर में गंगा यमुना का मैदान है, दक्षिण पूर्व में रीवा पन्ना का पठार है। अच्छा, इसको देखो, इसको अपन मैप पे ही देख लेते हैं एक बार। सो देखिए, इसको मान ले रहे हैं अपन मैप। ये हो गया अपना बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक। अब देखिए बुंदेलखंड प्लेटू में पहले क्या करें, पश्चिम में मध्य भारत का पठार। सो देखिए इसके पश्चिम में यहाँ, यहाँ क्या है, ये था मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला रीजन, ये पूरा मध्य भारत का पठार हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे, दूसरा कह रहे हैं उत्तर में गंगा यमुना का मैदान। तो मैंने बताया आपको, यहाँ से एक यमुना नदी जा रही है और यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। तो इन दोनों के द्वारा मैदान बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? यमुना का मैदान लिख दो डायरेक्ट, यमुना का मैदान, द प्लेन ऑफ यमुना। इसके अलावा आप देखेंगे दक्षिण पूरब में आपको रीवा पन्ना का पठार देखने को मिलेगा। तो हमने कहा था यहाँ, यहाँ जो पठार है वो रीवा पन्ना का प्लेटू है, रीवा पन्ना। सो इसके दक्षिण और पूर्व में क्या कहेंगे? देखिए यहाँ पे दक्षिण पूर्व, द रीवा प्लेटू, रीवा पन्ना प्लेटू इज द साउथ ईस्ट डायरेक्शन। इसके अलावा और देखेंगे, तथा दक्षिण पश्चिम में मालवा का पठार है। ये देखिए यहां से क्या लगा था? मालवा का पठार। तो ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम में। अगर अपन डायरेक्शन देखेंगे ना, तो इस डायरेक्शन में, तो ये दक्षिण है, ये पश्चिम है। तो दक्षिण पश्चिम में क्या है? मालवा का पठार है। ये इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है। और ये अर्धचंद्राकार शेप में है। एक तो अर्धचंद्राकार शेप भी आपको याद रखना है। सारी बातें देख लेते हैं। बुंदेलखंड प्लेटू इज सराउंडेड ऑन थ्री साइडेड बाय सेमी सर्कुलर पन्ना रेंज। पन्ना रेंज से जुड़ी है बिजावर रेंज, नरहट स्कार्प एंड चंदेरी पाट। इसके अलावा मध्य भारत के पूर्व में रीवा पन्ना का पठार है, हम देख चुके हैं, उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसका विस्तार, ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो एक्सटेंशन है वो भी हम देख चुके हैं। क्षेत्रफल हमने देखा है कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है। और अगर आप स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे तो 23,733, यानी 23,733 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये स्क्वायर जरूर लगाएंगे दोस्तों, किलोमीटर मत लिखना। अगर मैं भूल जाऊं तो आप स्क्वायर किलोमीटर ऑटोमेटिक लगा लेंगे। ये सारी बातें हो जाती हैं इसके निर्माण के बारे में। लिखा हुआ है तीनों ओर से अर्धचंद्राकार, यानी ऐसे घिरा हुआ है, ऐसे। एक साइड है पन्ना श्रेणी, ये पन्ना श्रेणी हो जाएगा। एक साइड है बिजावर श्रेणी, एक साइड है चंदेरी, चंदेरी अशोकनगर में पड़ता है। इनसे ये घिरा हुआ है। क्या लिखा है यहाँ पे? इट इज इनक्लोज्ड ऑन थ्री साइड, किस किस के द्वारा? पन्ना रेंज, बिजावर रेंज एंड चंदेरी पार्ट, ठीक है, चंदेरी पार्ट से घिरा हुआ है। फॉर्मेशन इसका कैम्ब्रियन युग में हुआ है, फॉर्म्ड इन कैम्ब्रियन एरा, ग्रेनाइट तथा नीस की चट्टानों से बना है। तो यहाँ पे कैसी चट्टानें आ जाती हैं? ग्रेनाइट और नीस। वहां पे कैसी थी? वहां पे थी बेसाल्ट, या हम कह सकते हैं लावा। और ये विंध्यन क्रम के सेल समूह से बने हैं, विंध्यन सीक्वेंस से ये बने हुए हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन। बाकी अब हम बात कर लेते हैं यहाँ के क्लाइमेट वगैरह के बारे में। देखिए जलवायु है ये महाद्वीपीय प्रकार की है। सबसे पहले याद रखेंगे कॉन्टिनेंटल टाइप है। कॉन्टिनेंटल अगर जलवायु तो समझ जाना, गर्मियों में भयंकर गर्मी और सर्दियों में भयंकर सर्दी पड़ेगी। गर्मी में अधिक गर्मी, ठंड में अधिक ठंडा, ठीक, यही लिखा है। इंटेंस हीट इन समर एंड सीवियर कोल्ड इन विंटर। ग्रीष्म काल में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और शीतकाल में 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है टेम्परेचर। जो यहाँ का एवरेज रेनफॉल है वो 75 से 100 सेंटीमीटर के आसपास है। यहाँ मृदा जो है वो मिश्रित, यानी कि मिक्स्ड सॉइल मिलेगी, जिसमें रेड एंड ब्लैक सॉइल आपको देखने को मिलेगी। नदियां में बैतवा, पहुज, बीना, जामनी, उर्मिल, इसके अलावा सिंध और दसान, ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। बैतवा, पहुज, बीना, जामनी, उर्मिल, सिंध और दसान। लेकिन जो बैतवा है, बैतवा नदी जो है वो बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। बैतवा रिवर इज नोन द लाइफ लाइन ऑफ बुंदेलखंड, ठीक। इसके अलावा वन सागौन के वृक्ष आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम, पलास, ये भी देखने को मिलते हैं। टीक ट्री अबंडेंट मात्रा में देखने के। इसके अलावा तेंदुलीप, महुआ, बबूल, खैर, नीम, पलास, ये भी। विशेष क्या है?
मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। सूखा का तो आप ऐसे अनुमान लगा लो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जब बारिश होती है तो इसी क्षेत्र में पड़ता है भिंड। भिंड में एक जगह है गोहद, गोहद में होती है सबसे कम वर्षा 55 सेंटीमीटर, मात्र 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो वर्षा की दृष्टि से तो ये बहुत कमजोर क्षेत्र है। सो यही है कि सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है। बुंदेलखंड पठार में झांसी और सागर के मध्य कुछ आपको पेनी प्लेन मिलेंगे, यानी समतल मैदान मिलेंगे। इन मैदानों के बीच में छोटी छोटी सी पहाड़ियां मिलती हैं, इनको टॉर कहते हैं, टॉर। तो देख लो, मान लो ये एक पूरा मैदान है यहाँ, और बीच में आपको कुछ उठी हुई संरचनाएं अगर दिख जाती है, मान लो कुछ एक ऐसी संरचना दिख जाएगी, तो इस संरचना को ही हम क्या कह रहे हैं, इस संरचना को हम कह रहे हैं टॉर। सो टॉर क्या है, ये देखने को मिलता है आपको यहाँ पे। क्लियर है? सो लिखा है द बुंदेलखंड प्लेटू इज द मोस्ट ड्राउट प्रोन रीजन इन मध्य प्रदेश एंड पेनी प्लेन लाइक प्लेन्स आर फाउंड बिटवीन झांसी एंड सागर ऑन द बुंदेलखंड प्लेटू स्मॉल हिल्स नोन एज टॉर्स। एक पॉइंट एडिशनल है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते अब सेम वही इकोनॉमिक लैंडस्केप यानी आर्थिक परिदृश्य हम देख लेते हैं इनका। आर्थिक परिदृश्य में फसल, प्रमुख रूप से गेहूं और सरसों, सरसों की हांडी कहते हैं इसलिए इसको। अलसी का भी उत्पादन होता है। तो द मेजर क्रॉप्स आर व्हीट एंड मस्टर्ड, एडिशनली क्रॉप्स सच एज सरगम, सरगम का मतलब क्या है यहाँ पे, ज्वार, इसके अलावा सीसम, ब्लैक ग्राम, ये सब। खनिज, छतरपुर में जो बक्सवाहा के जंगल हैं और अंगूरा, यहाँ पर हीरे के आपको भंडार प्राप्त होते हैं। तो मध्य प्रदेश एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जहाँ पर हीरे का उत्पादन कहते होता है। सो डायमंड रिजर्व हैव बीन डिस्कवर्ड इन बक्सवाहा एंड अंगोरा, जो छतरपुर में है। इसके अलावा यहाँ पर जो बैराइट है वहाँ सूरजपुर टीकमगढ़ में देखने को मिलेगा, रॉक फॉस्फेट छतरपुर में देखने को मिलेगा, ग्रेनाइट आदि भी खनिज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। औद्योगिक दृष्टि से ये क्षेत्र पिछड़ा है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कोई भी उद्योग अच्छा नहीं है जिसको अपन कह सकें। इसके अलावा दो तीन उद्योगों के नाम सुन लो। एक तो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, पीताम्बरा शुगर मिल जो दतिया में 2017 में ओपन की गई थी। छतरपुर एवं दतिया में सीमेंट और बीड़ी के उद्योग, बस यही है, बीड़ी मिलेगा, सीमेंट मिलेगा, बीड़ा सीमेंट छतरपुर में। और इसके अलावा पीताम्बरा शुगर मिल जो दतिया में आपको देखने को मिलेगा। प्रतापपुरा निवाड़ी, अमानपुरा दमोह, सिद्धगांव सागर, चंद्रपुर छतरपुर, नडेरा दतिया में औद्योगिक केंद्र है। ठीक, पर्यटन के क्षेत्र में आप देखेंगे तो ये वही बात है, सब इंडस्ट्री में बात वही है, पढ़ लेना इंग्लिश वाले। पर्यटन, टूरिज्म देख लेते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। खजुराहो देखेंगे, वर्ल्ड फेमस टेम्पल है खजुराहो। खजुराहो में तो कंदरिया महादेव मंदिर का तो आप कहना ही क्या। सो खजुराहो। इसके अलावा ओरछा, ओरछा श्री राम भगवान के आप देखेंगे इसके लिए फेमस है। इसके अलावा भीमकुंड जो छतरपुर में है। इसके अलावा पन्ना नेशनल पार्क, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, बागेश्वर धाम। अब ये नया पॉइंट मेरे को ऐड करना पड़ रहा है भैया, बागेश्वर धाम, क्या ही कहना, क्या ही कहना इन द सेंस, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है भाई। आप तो बस ये जो ईश्वर है मंदिर तक सीमित रहो, मंदिर को प्राथमिकता दो, ना कि किसी व्यक्ति को। अब व्यक्ति को प्राथमिकता दोगे तो ना मंदिर का महत्व खत्म हो जाता है। बाकी आप सब समझदार है। इसके अलावा चंदेरी, सोनागिरी, सोनागिरी दतिया में देखने को मिलेगा। सतखंडा महल दतिया में देखने को मिलेगा आपको। और जो बलदेवगढ़ का किला है ये भी आपको टीकमगढ़ में देखने को मिलेगा। नौखंडा महल, जौहरकुंड, ये सभी यहाँ के फेमस जो टूरिज्म या टूरिस्ट प्लेस हैं। क्लियर है? और अंत में हम बात कर लेते हैं कल्चरल लैंडस्केप। हर एक प्लेटू को हमको ऐसे ही पढ़ना है देखता हूँ। सांस्कृतिक परिदृश्य में आप देखेंगे यहाँ पे ट्राइब तो पारधी, कोल, खैरवार और सौर। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्राइब और नहीं लिखी है। ये सारी ट्राइब आपको देखने को मिलेंगी बुंदेलखंड क्षेत्र में। जो सहारिया ट्राइब है ना वो बहुत फेमस है यहाँ पे। सहारिया ट्राइब में लिख दे रहा हूँ। सहारिया जनजाति भी यहाँ पे फेमस है इस क्षेत्र में। सहारिया खासकर आपको ग्वालियर, श्योपुर और दतिया वाले क्षेत्र में देखने को मिलेगा आपको ये। इसके अलावा आप देखेंगे लोक नाट्य, तो यहाँ पे स्वांग, लकड़बग्घा और रासलीला बहुत फेमस है। लोक नृत्य में राई, मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है, हम कह सकते हैं राई। इसके अलावा ढीमर जाति द्वारा किया जाता है ढिमराई, बधाई, सैरा, कानड़ा। लोक गायन, सिंगिंग में देखेंगे जो फोक सॉन्ग है वो, इसमें भोला गीत, भोला गीत बहुत फेमस है, इनको बाम्बुलिया नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आला, आला तो आला उदल की जो 52 लड़ाइयां हैं, जो जागनिक ने लिखा है आला खंड, उस पर ये आधारित है 52 लड़ाइयों पर। तो आला गायन। इसके अलावा देवारी, फाग, तो देवारी और फाग भी यहाँ पर मनाए जाते हैं। और अगर आप फोक पेंटिंग में यहाँ के देखोगे तो एक तो यहाँ पे चौक, सोरैती, नौरता और मूर्ति। तो नौरता, सोरैती तो बहुत फेमस है। इसके अलावा चौक, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र के प्रमुख लोक चित्रकला है। सो ये हमारा बुंदेलखंड रीजन भी फिनिश होता है। आई होप ये दोनों चीजें आपको यानी कि मालवा प्लेटो, बुंदेलखंड का पठार अच्छे से समझ में आया होगा। इनके नोट्स को प्रिपेयर करिए, अपने शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स बनाइए, इनको बार बार पढ़िए। एग्जाम तक हम लगभग मध्य प्रदेश का जो सिलेबस है वो कवर कर लेंगे।
तो अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहां जाकर आप हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले जो पठार प्लेटू हैं उनके साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।